हेलो स्टूडेंट्स, आज है आपका सवाल नंबर 22 और आज हम पढ़ेंगे सभी साझेदारों का दिवालिया होना। कि फर्म में कोई एक व्यक्ति दिवालिया नहीं हुआ है बल्कि सभी साझेदार दिवालिया हो चुके हैं और फर्म को विघटित कर रहे हैं। फर्म को बंद कर रहे हैं और पता ये लगा है हिसाब किताब लगाने पर कि सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं। तो इसी कड़ी में हमारा न्यूमेरिकल है 22। इसमें आप जैसे आप पढ़ रहे हैं कि ए, ब और से एक फर्म में समान साझेदार हैं और 31 दिसंबर 2009 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। ये आपके दायित्व लिखे हुए हैं और ये आपकी संपत्तियां लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे शेयर का पूंजी खाता लिखा हुआ था, लेकिन ये गलती लिखा हुआ था। ये शेयर का पूंजी खाता इधर लिखा हुआ है, इधर होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है उक्त तिथि को फर्म का विघटन कर दिया गया और रोकड़ के अतिरिक्त सभी संपत्तियों से 58,750 रुपये प्राप्त हुए। विघटन व्यय 2,000 रुपये का हुआ। यह मानते हुए कि सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं और ए की निजी संपत्ति से केवल 4,000 रुपये प्राप्त हुए। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ खाता बनाइए। चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट उसी प्रकार से, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया आपका। अब चूंकि सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं तो उनकी पूंजी की कमी की पूर्ति कैसे होगी, इसको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब सभी साझेदार दिवालिया होंगे तो हम क्रेडिट साइड में दायित्वों को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हो सकता है दायित्वों को कम भुगतान करना पड़े और ये बात हमें बाद में जाके पता लगेगी। इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी दायित्व नहीं लिखा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर लेनदार था और बैंक अधिविकृत था, हम इसको वहाँ पर लिखते थे बाई क्रेडिटर्स या फिर बाई बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखा। यहाँ पर हम केवल टू सन्ड्री एसेट्स, केवल संपत्तियाँ ही लिखेंगे। BR है, स्टॉक है, डेटर्स है और अदर संपत्तियां हैं 89,000 की। और सभी संपत्तियों के बिकने से 58,750 प्राप्त हुए हैं और हमारे खर्चे हुए हैं 2,000 रुपये के। उसके बाद हमने अकाउंट क्लोज किया, इसको जोड़ करके यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, ये माइनस किया और आपका आ गया ये आ गया 32,250। अब चूंकि लाभ हानि आपका इक्वल है तो तीनों में बराबर बांट दिया, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये आपका आ गया 10,750, 10,750, 10,750। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले साझेदारों की पूंजी ए की ब की दायित्व पक्ष में थी तो उधर लिखी है और स की थी संपत्ति पक्ष में तो वो इधर लिखी है। उसके बाद नीचे समायोजना में लिखा है कि ए की निजी संपत्ति से 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो वही लिखा हमने बाई कैश अकाउंट 4,000 रुपये। और जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो आपको हानि हुई है उसको हम क्रेडिट साइड से उठा के डेबिट में लेकर के आए हैं। यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,750, 10,750, 10,750। चलिए, उसके बाद चूंकि सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं तो उनको पेमेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो पैसे उनसे लेने हैं ना कि देने हैं, और वे दिवालिया हो गए हैं, वे पेमेंट करेंगे नहीं। तो हम इनका अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? 15/4/19, इसको यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया 8,250। इसको हम लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ऐसे ही इसका 10,750 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा और ये माइनस किया, ये आ गया 750 बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। ऐसे इसका किया 30,750, 30,750 माइनस कुछ नहीं हुआ तो ये आ गया बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी जो क्रेडिट साइड में है वो डेबिट में आएगी इधर, टू बी की 750 और सी की 30,750 और ए की डेफिशिएंसी 8,250। अकाउंट क्लोज करेंगे। इसके बाद इसको प्लस करके यहाँ लिखा, यहाँ लिखा,
ये माइनस किया, ये आ गया 23,250। यानी कि वास्तव में हमारे व्यापार में 23,250 रुपये की कमी है। इसका मतलब ये आया, यानी कि अगर हमारे व्यापार में 23,250 रुपये साझेदार लेकर के आ जाएं तो हमारे व्यापार में कोई समस्या नहीं आएगी, हम सबको पूरा पूरा भुगतान कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि वास्तव में जो कमी है हमारे व्यापार में वो 23,250 रुपये की कमी है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि साझेदार दिवालिया हो गए हैं। तो इसलिए हम इनकी पूर्ति लेनदारों से और बैंक अधिविकर्त से करेंगे, यानी कि हम इतना पैसा उनको कम देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम उनसे कह देंगे भाई हमारे पास तो जितना है हम उन्हें उतना ही देंगे, यानी कि हमारे पास इतना पैसा कम है 23,250। इसको यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद बनाया हमने लायबिलिटीज अकाउंट। सबसे पहले हमने लिखा लेनदारों का बैलेंस 60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 25,000, और ऊपर ये आया है 23,250 की आई है कमी, ये रहा। इसको हम यहाँ से यहाँ पर लेकर के आए, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 23,250। इसके बाद इसको हमने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यानी कि हमें लेनदारों को और बैंक अधिविकर्त के कुल मिलाकर चुकाने हैं 85,000 रुपये, जिसमें से हमने 23,250 की हमारे पास कमी हो रही है, ये हमारे पास है नहीं। ये मान लीजिए पूंजी की कमी हुई है क्योंकि साझेदार दिवालिया हो गए हैं। तो इसलिए हमने इनको 85,000 देने की बजाय 61,750 में ही इनका भुगतान निपटा दिया। हमने इनको 61,750 रुपये देकर इनका पूरा पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश का पुराना बैलेंस, उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सेल्स ऑफ असेट्स है क्रेडिट साइड में, वो यहाँ से यहाँ पे आई, टू रियलाइजेशन अकाउंट 58,750। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो ए लेकर के आया 4,000 रुपये, वो लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो हमारे खर्चे हुए हैं 2,000 के वे लिखे हैं। उसके बाद हमने जो लेनदारों को और बैंक अधिविकर्त को भुगतान किया है वो लिखा है। ये हमारा कैश अकाउंट का जोड़ बराबर आ गया, टोटल इक्वल आ गया। ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। इस सवाल को आप वीडियो को बार बार देखकर आप सवाल को अच्छे प्रकार समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका न्यूमेरिकल भी साथ साथ में दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी हाथों हाथ है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।